आज के समय में अगर आप किसी से समता, विषमता या सामाजिक बराबरी के बारे में सवाल पूछते हैं तो लोग बाग बिना सोचे समझे यही जवाब देंगे कि कहाँ आज के समय में छुआछूत, भेदभाव और मनुस्मृति की व्यवस्थाएं लागू हैं। बेशक मनुस्मृति की व्यवस्थाएं आज के समय में लागू नहीं है, लेकिन आज के समय में जो व्यवस्थाएं हमारे लिए हैं वो बनाई भी तो उन्हीं लोगों ने जिन लोगों ने हमें शिक्षा ग्रहण करने से रोका, संपत्ति रखने का अधिकार नहीं दिया, जिन लोगों ने हमारे लिए छुआछूत बनाई, जिन लोगों ने समाज में ऊंच नीच की भावना पैदा की। तो आज की जो व्यवस्थाएं हैं वो व्यवस्थाएं भी उन्हीं लोगों द्वारा बनाई गई जिन्होंने ये कुप्रथाएं बनाई गई। भले ही आज हमें बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा शिक्षा में और नौकरी में आरक्षण प्राप्त है, लेकिन हमें सोचने की ज़रूरत ये है कि उस शिक्षा में हम पढ़ क्या रहे हैं। जी नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे चैनल पीक परफॉर्मर 2024 में। मैं आकाश और आज हम बात करेंगे हमारे समाज के एक ऐसे मुद्दे पर जिसको ख़त्म करने की कोशिश बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने भी की थी। समाज के महान सुधारक जिनमें भगवान दास जी, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, माननीय कांसीराम साहब जी, दीना भाना वाल्मीकि जी, इनकी लाख कोशिशों के बावजूद भी समाज में आज भी शिक्षा के क्षेत्र में, जी हाँ, हम बात करेंगे शिक्षा के क्षेत्र में भी जो जातिवाद है हमें उसको ख़त्म करना बेहद ज़रूरी है। जितनी जल्दी हो सके अगर शिक्षा के क्षेत्र में जातिवाद ख़त्म हो जाएगा तो हमारे बच्चों के लिए पढ़ने लिखने की राह आसान हो जाएगी, विश्वविद्यालयों में छात्रवृत्तियाँ पाना आसान हो जाएगा, विदेश में पढ़ना आसान हो जाएगा। आज हम इन्हीं कुछ विषयों के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि कहाँ हमारे बहुजन समाज को, दलित समाज को, निम्न वर्ग को पढ़ने लिखने में कहाँ समस्या है और जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ाया जा रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ आज के हमारे एपिसोड शिक्षा में जातिवाद। सबसे पहले तो मेरा अनुरोध समाज के बच्चों से यही है कि जितना हो सके अपने महापुरुषों के बारे में पढ़िए, उनकी लिखी किताबें पढ़िए। जब तक आप अपने महापुरुषों को नहीं जानोगे, उनके बलिदान को नहीं जानोगे, उनकी मेहनत को नहीं जानोगे, तब तक आप समाज को गहराई तक नहीं समझ सकते। तो जितना हो सके समाज के महापुरुष बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, माननीय ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, भगवान दास जी, माननीय कांसीराम जी, माननीय दीना भाना वाल्मीकि जी और भी काफ़ी समाज सुधारक हैं जिन्होंने इस समाज के लिए बहुत कुछ किया। तो समाज के बच्चों से मेरा यही अनुरोध है, कृपया अपने समाज के महापुरुषों के बारे में ज़रूर पढ़ें। तो टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। आज़ादी के 77 साल बाद आरक्षण की व्यवस्था राजकीय महाविद्यालयों तक तो थोड़ी बहुत लागू हुई है, लेकिन जब बात विश्वविद्यालयों की आती है तो विश्वविद्यालयों के स्तर पर आज भी आरक्षितों के लिए दरवाजे लगभग बंद ही हैं, क्योंकि विश्वविद्यालय एक तो ऑटोनोमस यानी स्वायत्त शासी होते हैं और दूसरा इनकी खुद की गवर्निंग काउंसिल और इनके खुद के एग्जीक्यूटिव होते हैं। ये सब लोग मिलकर ऐसी साठगांठ रचते हैं कि विश्वविद्यालय हमारे अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और शूद्रों के लिए एक अवैध किले के समान हो जाता है। हमारे बच्चे इनमें अध्यापक व प्रवक्ता बन ही नहीं पाते, और अगर कोई बन भी जाता है तो वो व्यवस्था नियामकों के सिर्फ मर्जीदान होते हैं। वो अपनी मर्जी से कोई व्यवस्था लागू नहीं कर सकते। विश्वविद्यालय आज भी उन्हीं लोगों के अखाड़े बने हुए हैं जिन लोगों को मनुस्मृति के अनुसार पढ़ने और पढ़ाने का अधिकार था। वहाँ स्कॉलरशिप में पढ़ रहे स्कॉलरों को अपने मार्गदर्शकों का अनेकों प्रकार का शोषण झेलना पड़ता है, और यह जग जाहिर भी है। वे दबे हुए होते हैं क्योंकि उनको किसी भी हालत में उस स्कॉलरशिप का फ़ायदा उठाना है, अपने आप को गरीबी के जंजाल से मुक्त करना है। इसलिए वे चाहकर भी अपनी आवाज़ बुलंद नहीं कर पाते।
अनुसूचित जाति और जनजाति के जो लोग यह सोचते हो कि वो अध्यापक बन गए हैं या प्रवक्ता बन गए हैं और उन्हें पढ़ाने का अधिकार मिल गया है, तो वो जितनी जल्दी हो सके इस भ्रम से बाहर आ जाए तो उतना अच्छा है। क्योंकि सवाल यहाँ यह नहीं है कि आप पढ़ा रहे हो, सवाल यहाँ यह है कि आप पढ़ा क्या रहे हो। हमारे बच्चे स्कूलों में विद्यालयों में पढ़ क्या रहे हैं और हमारे अध्यापक प्रवक्ता स्कूलों में पढ़ा क्या रहे हैं। वे लोग वही पढ़ा रहे हैं जो व्यवस्था ने उनको पढ़ाने को दिया है, जो NCERT और अन्य शैक्षणिक संस्थानों ने लागू किया है। और इनके द्वारा लागू क्या किया हुआ होता है? हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। बचपन में हमने भी पढ़ा और हम भी मान चुके थे, और अब हमारे बच्चे भी यही पढ़ रहे हैं और अब उन्हें भी यही मानना पड़ेगा कि गांधी जी राष्ट्रपिता है। यही लोग तय कर देते हैं कि तुलसीदास हिंदी के श्रेष्ठ कवि थे। अगर इन्होंने कहा कि अकबर महान थे तो ये हमने भी माना और अब हमारे बच्चों को भी मानना पड़ेगा। और इन्होंने कहा कि सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन महान शिक्षक थे। बेशक थे, मगर आज तक हमें अपने पाठ्यक्रम में महात्मा ज्योतिबा फुले व उनकी पत्नी, देश की पहली महिला शिक्षक सावित्रीबाई फुले के बारे में आज तक नहीं पढ़ाया गया। हमने अपनी हिंदी की पुस्तकों में कई महान लेखकों के बारे में पढ़ा। मुंशी प्रेमचंद महान लेखक थे, भीष्म सानी महान लेखक थे, इसमें कोई ऐतराज़ नहीं है। लेकिन हमें कभी भी माननीय ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के बारे में नहीं पढ़ाया गया। हमें कभी भी पी शिवकामी, नामदेव रसाल व भगवान दास जी के बारे में कभी पढ़ाया ही नहीं गया। और जिनके बारे में हमें आज तक पढ़ाया गया वे बेशक मानते, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अपने महापुरुषों की नज़रअंदाजी हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। हमने दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़ा, लेकिन हमें कभी महर्षि वाल्मीकि जी, संत रविदास जी के बारे में नहीं पढ़ाया गया। हमने अनेकों राजाओं को पढ़ा, लेकिन हमें कभी भी राजा बली, राजा साहू जी महाराज, खड़गे जी महाराज के बारे में नहीं पढ़ाया गया। और आज भी हालात यही है। समाज में जिन महापुरुषों के द्वारा बदलाव आया, उन महापुरुषों को हमने कभी पढ़ा ही नहीं। जिन महापुरुषों ने भारत देश को ऐतिहासिक बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, उन महापुरुषों को हम कभी पढ़ ही नहीं पाए, और हो सकता है शायद हमारे बच्चे भी ना पढ़ पाए। आज़ादी का अर्थ मात्र सत्ता परिवर्तन नहीं होता। 350 साल पहले भारत में आए अंग्रेजों ने मात्र 4500 साल पहले भारत में आए विदेशी आर्यों को सत्ता सौंप दी, तो इसका मतलब यह नहीं कि हमें आज़ादी मिल गई। आज़ादी का अर्थ होता है निर्णय लेने का अधिकार। शिक्षा के क्षेत्र में जो सच है उसको सच मानने का और उसको पढ़ाया जाने का अधिकार, जो आज भी SC/ST वर्ग के शिक्षकों के पास नहीं है। सरकारी अनुदान पर चलने वाले विश्वविद्यालयों में 90% स्टाफ मात्र एक विशेष वर्ण का ही है। गरीब वर्ग तो इन विश्वविद्यालयों के मैनेजमेंट में नौकरी पाने का ख्वाब भी नहीं देख सकता। इन सब बातों पर विचार करना बहुत ज़रूरी है, और विचार करना तो दूसरी बात है, पहली बात तो हमें जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। एक वर्ण विशेष का देश के हर तंत्र पर, शिक्षा तंत्र, राजतंत्र, न्यायिक तंत्र पर, लगभग सभी तंत्रों पर एकाधिकार आज भी वैसा का वैसा ही है। और ऊपर से अब यह वर्ग आरक्षण की भी मांग करने लगा है, वो भी अपनी आबादी का 5 गुना। चोरी और सीनाचोरी वाली कहावत शायद इस तथ्य के लिए उपयुक्त होगी। शिक्षा जगत का आईना आप सबके सामने है। 52% OBC आज़ादी के 77 साल बाद भी मनुस्मृति व्यवस्था का शूद्र ही है। 24% SC/ST के लोग आज भी मनुस्मृति व्यवस्था के अछूत लोगों के बराबर ही हैं। आदिवासियों को आज भी वनवासी या जंगली ही कहा जाता है। आज़ादी के बाद उच्च वर्ग ने अपने शोषण के तरीके को काफ़ी हद तक बदल दिया है, जिसे हम लोग कभी समझ ही नहीं पाए। आज भी उच्च वर्ग के वर्चस्व और दादागिरी को यह वर्ग भुगत भी रहा है और सहन भी कर रहा है, क्योंकि हमने कभी इन चीज़ों के ऊपर विरोध जताया ही नहीं। और अगर विरोध प्रतिरोध हुआ भी है तो वो राष्ट्रीय स्तर तक कभी पहुंचा ही नहीं। माननीय भगवान दास जी ने काफ़ी हद तक बाबा साहेब के मरणोपरांत
विरोध और दलितों के संघर्षों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लड़ा, लेकिन उनके बाद कोई भी आवाज़ राष्ट्रीय स्तर तक भी नहीं पहुंच पाई। दुनिया भर में सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, शिक्षा, प्रौद्योगिकी और धरोहरों को प्रोत्साहन देने वाला संगठन यूनेस्को के अनुसार भारत में अमीर युवतियां लगभग 95% तक साक्षर हो चुकी हैं, लेकिन गरीब युवतियों को पूर्ण साक्षर होने में अभी भी 2080 तक का वक्त लगेगा। यानी कि सन 2080 तक भारत देश की लगभग सभी महिलाएं, अमीर व गरीब, पूर्ण साक्षर हो चुकी होंगी, यानी पढ़ लिख चुकी होंगी। विकिपीडिया के अनुसार भारत देश में साक्षरता की दर इतनी कम होने का कारण जातिवाद भी है। तो क्या इतना सब जानने के बाद भी आप शिक्षा नीति को बदलना या बदलवाना नहीं चाहोगे? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की वीडियो में बस इतना ही। अपनी अगली वीडियो में फिर कोई सामाजिक मुद्दा लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।